देखिए आपका बताया जा रहा था, ये अध्याय 2 आपका दिव्यांगजनों के अधिकार और हकदारियां बताई जा रही थी। आपका धारा 6 हम बता रहे थे, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा। तो समुचित सरकार, फिर समुचित सरकार की परिभाषा आ जाइए, कौन सी सरकार? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, दोनों। तो मैं क्या बताया था? दोनों। दिव्यांगजनों को प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय या निम्नलिखित व्यवहार के होने से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी। यानी कि ये किसका कर्तव्य है कि उपाय करे कि इनके प्रति प्रताड़ना इनको न दी जाए, इनके प्रति क्रुएल्टी न बरती जाए, अमानवीय व्यवहार न किया जाए। यानी कि दिव्यांग हैं तो उसके साथ पशुवत व्यवहार न किया जाए या निम्न कोटि का व्यवहार न किया जाए। इसका कौन उपाय करेगी कि इससे प्रोटेक्शन दिलवा दिया जाए? समुचित सरकार। कोई दिव्यांग संसूचना की पहुंच योग्य पद्धतियों, उपायों और रूप विधानों के माध्यम से अभिप्राप्त उसकी स्वतंत्रता और सूचित सम्मति के बिना समुचित सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित रीत से गठित ऐसी दिव्यांगता पर अनुसंधान के लिए समिति की पूर्व अनुमति, जिसमें आधे से अन्यून सदस्य उनमें से या तो दिव्यांग या धारा 2 के खंडियों के अधीन यथा वर्णित रजिस्ट्री के संगठन के सदस्य होने के बिना किसी अनुसंधान के अधीन नहीं होगा। यानी कि एक बोर्ड बनाया जाएगा जो इनके अधिकार इत्यादि पर क्या करेगा? अनुसंधान। सामान्यतः आधा लोग बोर्ड के दिव्यांग होंगे या रजिस्टर्ड सोसाइटी के क्या होंगे? लोग। वहीं आधा लगभग। इसके बाद धारा 7 दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण। तो आपका देख ही रहे हैं कि दिव्यांगों से भीख न मंगवाइए, इत्यादि न करवाइए। तो बताइए किसका कर्तव्य है कि भीख मंगवाने, उनके शोषण से रक्षा करे, दुरुपयोग से? तो आपका कह सकते हैं कि समुचित सरकार का कर्तव्य है। इसके लिए आईपीसी में भी प्रावधान किया गया है कि अगर दिव्यांगीकरण किया जाता है, विकलांगीकरण या दिव आपका और भीख मंगवाने के प्रयोजन के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आपका व्यक्ति दंड का क्या होगा? भागी आइए हो। आ जाइए अंदर, आइए आइए सर, आइए। इधर से आ जाइए, इधर। आइए अखिलेश भाई, कहाँ हैं? वहाँ पर। आइए आइए। आइए सर। ठीक, लीजिए। आप लोगों के बीच में हम आकर के थोड़ा सा आपकी प्रोसीडिंग पढ़ने की इंटरप्ट किए। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपके गुरुजी से क्षमा प्रार्थी हूँ, उसी के साथ साथ आप लोगों से भी। आप लोग न्याय की पीढ़ी हैं। 36 साल पहले हम भी इसी तरह पढ़ करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्तमान में विधि व्यवसाय कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए भी कामनाएं हैं। विधि व्यवसाय में जुड़े हैं आप लोग, न्याय करें, अपनी न्याय की कुर्सी को सुशोभित करें। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। आप लोगों का मिशन को दूसरा है, हमारा मिशन को दूसरा है। मैं केवल और केवल वकालत में ही लगा और कल्याण के लिए वकीलों के तत्पर हूँ। सेक्रेटरी पद माननीय उच्च न्यायालय में आप लोगों ने दिया 2017-2018। मैंने उस पद को धारण किया। लायक था या नहीं था? लायक न होता तो कैसे होता? अब इसका आकलन आप लोग, या आप लोगों जहाँ से आप लोग जुड़े होंगे वही लोग करेंगे।
वर्तमान में मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। प्रमोशन पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हमें भी मौका मिलना चाहिए। आप लोग इस विधि व्यवसाय में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं से आप लोगों के भी घर वाले या पेरेंट्स वहाँ जरूर होंगे या मोहल्ले वाले होंगे। परिवार बहुत बड़ा है। हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि हमें सहयोग करें। हम आपके बीच में आए हैं, शायद कोई आया या नहीं आया, हम जानते हैं आप लोगों की कड़ी बहुत बड़ी है। हमें आप लोग उस पद पे पहुंचाने के लिए जितनी भी भरसक प्रयत्न करना पड़े आप लोगों को करके, क्योंकि आज मैं मांगने आया हूं। भले ही कुछ भी हो, मैं मेरा पद मेरा कद कुछ भी हो, बड़ा हो, लेकिन कड़ी यहीं से चलती है। आप लोग कड़ी हैं, अगर जोड़ जाएंगे तो शायद हमारा काम आगे का बढ़ जाएगा। अध्यक्ष पद पे 8 लोग हैं, उन्हीं में से एसी तिवारी, अविनाश चंद, हम भी एक हैं। 2 लोग हो चुके हैं, हम पाने के लिए लड़ रहे हैं। हो सकता है कुछ खोने के लिए लड़ रहे हों। हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप लोग भाई माफ करिएगा। हमारे बच्चे हैं, हमको कहने का अधिकार है आप लोगों से। हमारे भी बच्चे, आप लोगों को यकीन होना चाहिए, हमारे 2 बच्चे, बेटी मेरी बाहर है नैरोबी में, केन्या में, वो करीब 40 साल की है, उसके बच्चे हैं। एक लड़का है, वो हमारे विधि व्यवसाय में नहीं आया, बहुत चाहते हुए भी नहीं आया, वो नौकरी कर रहा है। बहू भी मेरी नौकरी कर रही है। लेकिन मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं केवल और केवल वकीलों के लिए ही जिंदा रहूंगा। मेरा अंतिम तक प्राण है। केवल और केवल जब तक रहूंगा, केवल और केवल वकीलों के लिए। बच्चे जहां हैं वो वहां खुश रहें, हम जहां हैं आप लोगों के बीच में, हम आप लोगों के बीच में खुश रहना चाहते हैं। 2-4 दिन के लिए कहीं जाएं या न जाएं, लेकिन हम विधि व्यवसाय में ही रह करके और यहीं से अपना पड़ाव देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से पुनः पुनः यही निवेदन करता हूं कि आप लोग हमें बढ़ाएं, और हो सकता है गुरुजी आप हमारे जाने के बाद आप लोगों से भी कुछ कहें। हमें तो जो कहना था मैंने फरियाद लगा दी। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। ठीक है, धन्यवाद सर। नहीं पहचान है लोग। ठीक। देखिए, आपका दिव्यांगजन चल रहा था, इसमें आपका बताया जा रहा था, ये सेक्शन 7 बताया जा रहा था कि जो आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, आपका उसकी धारा 7 ये बताती है कि दिव्यांग दुरुपयोग और हिंसा तथा शोषण से समुचित सरकार इनका क्या करे, संरक्षण। इसके बाद धारा 8 संरक्षण और सुरक्षा, तो इनका संरक्षण और क्या किया जाए, सुरक्षा। धारा आपका 9 हो गई, गृह और कुटुंब, तो आपका ये हो सकता है, पूछ सकता है घर और कुटुंब यानी कि परिवार और घर। तो आपका अभी परिवार घर की बातें भी आपने सुनी, तो आपका देखिए, आपका धारा 9 देखिए, परिवार गृह, इसमें कोई भरोसा नहीं है कि कौन सी धारा आ जाए। लाख पढ़िए लेकिन कोई संभावना नहीं है। लिखिए भाई, आपका धारा 9 देखिए, किसी बालक को सिवाय किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, यदि बालक के सर्वोत्तम हित में अपेक्षित हो, उसके अभिभावकों से दिव्यांगता के आधार पर
पृथक किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाएगा। यानी कि सामान्यतः बालक घर में रहेगा और उसको दिव्यांग है इसलिए बाहर फेंका जाएगा कि नहीं? नहीं फेंका जाएगा। ये सामान्य भाषा में क्या बाहर फेंक देंगे? दिव्यांग है कि घर में रखेंगे? घर में। अगला, जहाँ अभिभावक अभिभावक दिव्यांग बालक की देख रेख करने में असमर्थ है, तो सक्षम न्यायालय ऐसे बालक को उसके नज़दीकी नातेदारों के पास रखेगा और ऐसा न होने पर कौटुंबिक परिवेश में, समुदाय में या आपराधिक दशाओं में यथा अपेक्षित समुचित सरकार या गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आश्रय स्थलों में रखेगा। तो आप डोमेस्टिक वायलेंस भी पढ़ेंगे, वहाँ भी तो आपका आश्रय स्थल क्या हुआ था? खोला गया था और महिला को कहीं कोई जगह नहीं मिलती थी, तो आश्रय गृह में क्या दिया जाता था? स्थान। तो बालक को कहीं जगह नहीं है तो कहाँ दिया जाएगा? आश्रय। प्रजनन का अधिकार। अब आइए, प्रजनन का अधिकार बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बालक बताया जाए मौर्य जी की नहीं? अब आप कहिए तो बताए, नहीं तो छोड़ दे रहा। मैंने उसे विवाह करने, परिवार बसाने और बच्चा पैदा करने का क्या होगा? क्या वंचित किया जाएगा आयोग जैसे कि चलो दिव्यांग हो तो बाहर बाहर किया जाए? अरे 11 देखिए भाई, आपका मतदान में पहुंच, अब क्या? अभी तो प्रजनन में पहुंच गया है, अब वोट अब कहाँ पहुंचेगा? अरे यार, माहौल खराब कर दिया। ऐसा परिवार का नाम लिए कि देखिए आपका मतदान में पहुंच दिखा है, मैंने धारा 11, मतदान में पहुंच का मतलब ये हुआ कि अगर दिव्यांग है तो इस आधार पर वोट डालने का अधिकार छीना नहीं जाएगा। सरकार व्यवस्था करे और ट्राली से या खुद से या गाड़ी से कहाँ जाए, मतदान स्थल पर दो लोग उठाकर अंदर ले जाएं और मतदान कराएं। जैसे मौर्य जी को आपका दो बूंद पी लेते हैं तो चाय की दुकान पर ही रह जाते हैं, तो दो लोग उठाते हैं और कहाँ पहुंचाते हैं? रूम पर। तो आगे देखिए भाई, 11 के बाद 12, न्याय तक पहुंच करा दिया जाए तो कोर्ट कचहरी में भी आप देखे होंगे दिव्यांग साइकिल चलाते हुए पहुंच जाते हैं कि नहीं? तो क्या रोक देंगे? न्यायाधीश रोक देगा कि दिव्यांग हो ना हो? तो न्याय तक पहुंच होगी कि नहीं? होगी। मुकदमा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। विधिक हैसियत, अब देखिए 13 में भाई आपका, समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांग जन अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से स्वयं की या विरासती संपत्ति या चल अचल या उसके वित्तीय मामलों के नियंत्रण का अधिकार रखेंगे और बैंक ऋण, बंधक और वित्तीय जमा के अन्य प्रारूपों तक पहुंच रखेंगे। तो क्या बैंक लोन देने से रोक देगा कि तुम दिव्यांग हो? या संपत्ति छीन ली जाएगी माता पिता द्वारा कि तुम दिव्यांग हो? नहीं छीनी जा सकती। आपका समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी, इसको छोड़ दिए 14 देखिए, संरक्षकता के लिए उपबंध आपका, यानी कि आपका संरक्षकता के लिए उपबंध थोड़ा देखिए 14, इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई जिला न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित या कोई अभिहित प्राधिकारी पाता है कि कोई दिव्यांग जिसे पर्याप्त और समुचित समर्थन प्रदान किया गया था किंतु वह विधिक रूप से आबद्धकर विनिश्चयों को लेने में असमर्थ हैं, तो ऐसे व्यक्ति के परामर्श से उसके निमित्त ऐसी रीत से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, विधिक रूप से आबद्धकर विनिश्चय लेने के लिए सीमित संरक्षक का और समर्थन प्रदान किया जाएगा। यहाँ थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए कि संरक्षक किसे नियुक्त किया जा सकता है।
तो या तो जिला न्यायालय कर सकता, माने जिला न्यायालय या कोई राज्य सरकार द्वारा अभिहित प्राधिकारी, ये पूछ सकता है। जिला न्यायालय की बात आई है क्योंकि जो भी आपका कानून में दिया गया है, जैसे कि आपका हिंदू गार्जियनशिप माने हिंदू आपका जो संरक्षकता नियम है, वहाँ भी संरक्षक नियुक्त करने का जो अधिकार दिया गया है वह डीजे को ही दिया गया है कि संरक्षकता के लिए एप्लीकेशन कहाँ दिया जाएगा, जिला जज यानी कि डीजे। तो यहाँ भी हो सकता है एक क्वेश्चन बन जाए, तो कहाँ दिया जाएगा, डीजे। इसके बाद अध्याय 3 आ जाइए, आपका शिक्षा व्यवस्था दिव्यांगों को देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था में क्या भेदभाव किया जाएगा, कोचिंग में क्या भेदभाव किया जाता है। तो भाई फिर बता दिया, चाहे दिव्यांग हो, चाहे विकलांग हो, चाहे किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, आज तक कोई आरोप नहीं लगा सकता इस क्लास में कि सर ने गरीबी अमीरी के बीच विभेद किया, चाहे 52 बीघा पुदीना वाला हो या 1 बीघा वाला हो, चाहे राजा भोज हो या गंगू तेली, किसी के साथ आज तक इतिहास रहा है कि विभेद नहीं किया गया। चाहे डीएम का लड़का आया हो या मैंने आपका एक किसान गरीब का, किसी के साथ आज तक विभेद नहीं किया गया। आपका न ही किसी को प्रश्रय दिया गया कि आप बड़े हैं, बड़े होंगे अपने घर के होंगे। यहाँ तो आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे दिव्यांग हो या कोई हो। भाई यहाँ तो आप एक स्टूडेंट ही है ना, बड़े होंगे तो अपने घर के होंगे, हमारे घर के थोड़े बड़े हैं। तो आपका तो वही शिक्षा में समान अवसर दिव्यांगों को दिया जाएगा कि नहीं, दिया जाएगा, चाहे दिव्यांग 52 बीघा पुदीना वाला हो या बिना खेत वाला। तो देखिए शिक्षा व्यवस्था करा दीजिए। शिक्षण संस्थाओं का कर्तव्य है क्या है, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्त पोषित व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें। यानी कि सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें का मतलब ये हुआ कि एक सामान्य आदमी जिस स्कूल में पढ़ता है, दिव्यांगों को भी ये अधिकार होगा कि वह उस स्कूल में अपना एडमिशन कराए। ये समानता का अधिकार है, शिक्षा की समानता। इसके बाद आपका 17 आ जाइए धारा। तो हो सकता है कि धारा 16 अंडरलाइन कर लीजिएगा, बीच बीच में थोड़ा जो बताया जाए। सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर बनाने के लिए सरकार का कर्तव्य। धारा 18 अंडरलाइन करिए। इसके बाद आपका एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि अगर दिव्यांग आपका छोटे पर नहीं पढ़ पाया तो क्या बड़े पर पढ़ने का उसे अधिकार है कि नहीं है। और इसके लिए सरकार भी योजना चलाती हैं, प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि बूढ़ों को भी शिक्षित किया जाए। इस पर एक धारावाहिक भी बहुत अच्छा आ रहा है इस समय, आपका पुष्पा इम्पॉसिबल का, यानी कि टीवी में आपका उससे एक सीख मिलती है कि एक तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, पहली सीख। दूसरी सीख ये मिलती है कि तमाम समस्याएं और बाधाएं पढ़ाई में आएंगी, कंपटीशन में। लेकिन यही उसमें दिखा रहा है कि वह महिला अपना सामान्य काम काज करते हुए भी, सभी समस्याओं को झेलते हुए भी अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देती है। तो कोई ये कहे कि ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, तो वह धारावाहिक देख ले कि तमाम दिक्कतों के बावजूद भी अगर लगन किसी में है तो वह शिक्षा से वंचित नहीं हो सकता। बस ये है कि भाई लगन होनी चाहिए। अब ये कहे कि पैसा नहीं है तो माता पिता सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये सब समस्याएं हैं। बस ये है कि जिसके पास पैसा है, साधन है, उसको कोई कमी नहीं है पढ़ने में, और जिसके पास साधन नहीं है दिक्कत जरूर आएगी। लेकिन अगर वो ठान ले कि हमें पढ़ना है तो रेलवे स्टेशन पर बिहार में लोग नहीं पढ़ते। बिहार में कई जगह ऐसा है कि रेलवे स्टेशन पर रात में लोग जुटते हैं, 10 20 50 लड़के, और वहाँ बैठकर रोशनी में पढ़ते हैं। बाहर से भी दिल्ली से लोग आते हैं तो उनको पढ़ाते हैं। कई जगह पेपर में भी निकला था कि कई जगह ऐसा भी है। तो आपका यानी कि प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि इसका मतलब कि अगर दिव्यांग बड़ा हो गया है तो क्या उसे शिक्षा पाने का हक है कि नहीं, है ही।
इसके बाद अध्याय 4 आ जाइए, कौशल विकास और नियोजन। तो कौशल विकास योजना चल ही रही है सरकार द्वारा। कौशल विकास योजना के तहत सरकार करती क्या है कि जो युवाओं को प्रशिक्षण देती है। आपका तमाम प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं भाई। आपका पेंटिंग का प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद आपका कंप्यूटर चलाने का प्रशिक्षण इत्यादि प्रशिक्षण इस समय सरकार चला रही है, और वह कौशल विकास योजना के तहत चल रहा है। और कौशल विकास योजना के तहत सरकार चलाती है ताकि स्वनिर्भर हो, यानी कि अपना पकौड़ा बेचिए और जलेबी बेचिए, चाय बेचिए, और कोरोना आए तो क्या बजाइए। चलिए, तो ताली और थाली, ताली और थाली से क्या भाग जाएगा, कोरोना। और पकौड़ा भी व्यापार है कि नहीं है ही। हम कहाँ कर रहे हैं, तो हमारे पीएम जी ने ही कह दिया कि बेचो पकौड़ा। आगे देखिए आपका अध्याय 4, कौशल विकास और नियोजन। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन, तो समुचित सरकार प्रयास करेगी कि ये जो दिव्यांग है इनको प्रोफेशनल आपका ट्रेनिंग दिया जाए, कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि हाँ इन ताकि ये अपना जीवन अच्छे से चला सकें। इनको कम कीमत पर आपका ऋण दिया जाए बैंकों द्वारा। इनके उत्पादनों का आपका प्रचार किया जाए, ताकि इनके उत्पादन बेचे जाएंगे तो इनको क्या मिलेगा। तो बैंक भी देता है इनको ऋण, तो क्या ज़्यादा आपका पैसा लेता है कि कम पैसा, कम। अन्य लोगों से परसेंटेज क्या लेता है ब्याज की, यह स्पष्ट लिखा गया है। डी आपका धारा ये 19 का क्लास डी देखिए, रियायती दर पर ऋण जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उधार भी है, छोटे छोटे रकम भी है, ये किसका कर्तव्य है, समुचित सरकार। आइए एपीओ वालों के लिए देख लिया जाए धारा 20, नियोजन में विभेद न करना। जो लोग एपीओ में छटे हैं इस धारा का सहारा बखूबी ले सकते हैं, मैं बता दूं। यानी कि जो पैर से दिव्यांग थे उनको छांटा गया, और सरकार का पहले से एक जियो है कि जो पैर से विकलांग होगा वह एपीओ के नालायक होगा, माने एपीओ के पद के लिए लायक नहीं होगा। ये जब फार्म भरवा लिया आयोग रिजल्ट निकाल लिया, तब उसे गलती का एहसास हुआ। जब मेंस कराने जा रहा था तो 1 माह और टाल दिया, 1.5 माह, कि ये गलती हो गई है, इन लोगों को बाहर। तो कुछ लोग बाहर हुए। फिर जब एडमिट कार्ड जारी हुआ तो फिर कुछ लोग मिल गए जो पैर से दिव्यांग थे, फिर 5-6 लोगों को क्या कर दिया गया, बाहर। ये लोग याचिका दायर किए। अब आयोग ने ये कहा कि भाई हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, वो गलती से फार्म में भर दिए लोग, मैंने ऑप्शन आ गया। लेकिन सरकार का ये जियो है, और इस जियो के अनुसार जो पैर से दिव्यांग हैं वह एपीओ बन ही नहीं सकते। अतः इनके इनके लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान एपीओ के पोस्ट में नहीं। अब देखिए करना क्या पड़ेगा आपको, करना ये पड़ेगा कि जो सरकार का जियो था उसको चैलेंज करना पड़ेगा। तो लड़कों ने, जब आयोग ने ये आपत्ति की, तो लड़कों ने अपनी याचिका में एमेंड किया, और उस याचिका में जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था अब उसको चैलेंज किया गया है कि ये नोटिफिकेशन हमारे समता के अधिकार का क्या करता है, हनन करता है, आर्टिकल 14 का। और तुरंत दिखाइए कि जो हमारे अधिकार के लिए कानून बना है उसकी धारा 20 का भी खुलेआम ये क्या करता है, उल्लंघन। क्योंकि धारा 20 ये कहती है कि नियोजन में विभेद नहीं किया जाएगा, और ये तो एपीओ की परीक्षा में हम लोगों के साथ क्या कर रहा है, नोटिफिकेशन विभेद। ये दिखाना अगर साबित कर दिया गया लड़कों द्वारा ये बात, तो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर हम इस नोटिफिकेशन को रद्द करते हैं तो जो 2-4 लोग रहेंगे विकलांग, इनकी मेंस की परीक्षा आप क्या कराइएगा, अलग, यानी इनकी मेंस की परीक्षा आप क्या कराइएगा, ये हाई कोर्ट ने कहा है।
कि अगर भविष्य में जैसा होगा तो आप इनकी मेंस क्या कराइएगा, अलग कराइएगा। अब भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। लेकिन हाँ, तो करता ही है तो उसको चुनौती दे सकते हैं हम। 226 में ही तो गया है और क्या। 226 में चुनौती दी गई है, तो आयोग ने पल्ला झाड़ दिया सरकार पर कि हम कुछ नहीं जानते, ये तो सरकार के निर्देश का हम पालन कर रहे हैं। नहीं तो ये सरकार ने किया है ना, तो सरकार भी राज्य है। नहीं तो अधिकार तो भाई देखिए, अधिकार के लिए तो लड़ेंगे ही लोग, क्लर्क बनाया जाए, एपीओ में हमें ऑफिस में रखा जाए, ये तो कह ही सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा दिव्यांगों का सपोर्ट ही कर रहा है, और हो सकता है हाई कोर्ट भी कर दे, संभावना तो है ही। ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं संभावना है। अब हाई कोर्ट क्या करता है, लेकिन जियो को चैलेंज, जो नोटिफिकेशन था राज्य सरकार का, उसको चैलेंज किया गया है उसी याचिका में संशोधन कर। जो याचिका दायर किया है यहीं का लड़का है, आपका यहीं पढ़ता था पहले, 1-2 साल पहले, आपका वही याचिका मुख्य रूप से किया है। और एक दिन पहले भी हमने उसको बात की थी, तमाम सूचनाएं आने लगी इधर उधर, तो बात किया गया था, तो वहीं बताया ये सब बातें। अगला देखिए आपका धारा 20 महत्वपूर्ण है, नियोजन में विभेद न करना। कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी दिव्यांग के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा आपका, परंतु समुचित सरकार किसी स्थापन में किए जाने वाले कार्यों के प्रकारों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी। यही एपीओ में जहाँ फंसा है परंतु, जो आपने परंतु पढ़ा यही जहाँ फंसा है, कि सामान्य नियम यह है कि दिव्यांगों के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो जैसे आपने कहा सेना में, लेकिन जो समुचित सरकार है यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उस पद के उस पद के नेचर के आधार पर इनके साथ विभेद कर सकती है कि हाँ। हाँ मैंने समुचित, यही ना हम बता रहे हैं कि समुचित जो सरकार है, चाहे तो इनके साथ पद के नेचर के अनुसार। तो जो आयोग और सरकार का कहना है, तर्क देखिए एपीओ वाले में ही, कि एपीओ का पद चूंकि इस कोर्ट से उस कोर्ट तक जाना है, इस सीढ़ी पर कई मंजिला चढ़ना है, तो दिव्यांगों के एपीओ बना दिया जाए। तो ये कैसे कोर्ट में भाई सीढ़ियों पर चढ़कर बहस करेंगे, कैसे खड़े होकर वहाँ बहस करेंगे अदालत में। इसलिए हमने इनको एपीओ में रिजर्वेशन नहीं दिया। देखिए लड़के भी कहेंगे कि हम किसी तरह जाएंगे, लेकिन सरकार कहेगी ये कैसे जाएंगे सीढ़ी चढ़ के। तो दोनों को सुनने के बाद जो फैसला आएगा कि क्या सरकार की अधिसूचना सही थी, तो अगर सही थी तो एपीओ वाले बाहर विकलांग से, अगर गलत मान लिया हाई कोर्ट ने तो अंदर। अब ये हाई कोर्ट के ऊपर है, लेकिन सरकार ऐसा नियम बना सकती है पद के नेचर को या कार्य को देखते हुए। कहाँ दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, 20 के 1 के 21 में परंतुक में। दूसरा देखिए आपका, प्रत्येक सरकारी स्थापन दिव्यांग कर्मचारियों को उचित आवासन और समुचित अवरोध मुक्त और सहायक वातावरण उपलब्ध कराएगा। केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से इनकार नहीं किया जाएगा। कोई सरकारी स्थापन किसी कर्मचारी को जो अपनी सेवा के दौरान दिव्यांगता प्राप्त करता है, उसे अभिमुक्ति या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा। परंतु फिर आपका वही हो गया कि अगर ऐसा सेवा है जहाँ की आपका नेचर ऐसा है कि दिव्यांग काम ही नहीं कर सकता, जैसे पुलिस हो गई, आपका मिलिट्री हो गई, दिव्यांग हो गए, तो जाकर पेंशन पाइए और कहाँ बैठिए, घर। क्योंकि कैसे डकैतों को और दुश्मनों को दौड़ाएंगे, ये सब। हाँ क्लर्क बना दिया जाता है, लेकिन सरकार चाहे तो या तो रैंक कम कर दे, ये दोनों आपका समझिए फिर एक बार। या तो सरकार चाहे तो किसी मने उसमें रैंक में दूसरे में भेज दे, या आपको पेंशन दे दे कि आप घर बैठिए। ये सरकार के ऊपर है, नियम बना सकती है।
समुचित अटैच कर दिया जाता है या आपको रिटायर करने का ऑप्शन मिलता है। अगला देखिए आपका, इसके बाद आपका समान अवसर नीति। तो समानता समान अवसर नीति, तो जितना आपका कह सकते हैं कि समान अवसर नीति का मतलब ये हुआ कि बराबर का हक मिलेगा, यानी कि हम लोगों को जितना हक है उसको भी उतना ही अवसर का हक है। 22 अभिलेखों का अनुरक्षण, ये भी छोड़ दीजिए, सब रिकॉर्ड रहेगा। शिकायत प्रतितोष अधिकारी, यहाँ से 23 से थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, 23 की शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त होगा। अब ये पूछ सकता है कि ये अधिकारी आपका कह सकते हैं कि मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचना देगा, यानी कि जो स्थापन होंगे, विभाग होंगे, वह आपका शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेंगे। और ये जो विभाग है ये कल ही पढ़ा जाएगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इधर भाई फिर आपका, क्योंकि ज़्यादा आदमी पढ़ नहीं पाया था। कल हम इसको समाप्त कर देंगे दौड़ा कर, इसको बचाना नहीं है, पढ़ कर आएंगे। और मेन जो 15-20 धारा रहेगी, वैसे 20 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि इधर की 5-6 धाराएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी, 20 भी उसमें है। और 20 से पूछ सकता है कि विभेद न किया जाए सरकारी, लेकिन कर सकती है सरकार। हाँ ये भी। हाँ कल क्लास चलेगा भाई, कल टीपीए चलेगा पहले पीरियड में, और सेकंड पीरियड में ये दिव्यांग। हर हाल में कल 20-25 धारा निपटा दिया।